सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और जहां भी होंगे मज़े कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के भाग 2 में आने वाले अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है नियोजित विकास की राजनीति। हमेशा की तरह इस अध्याय की शुरुआत भी हम एक शीर्षक के साथ करने वाले हैं, जो है राजनीतिक फैसले और विकास। ये शीर्षक थोड़ा बहुत परिचय भी हमें इस अध्याय के बारे में देगा। बहरहाल आप जानते हैं कि हमने इस किताब का परिचय यानी भाग 2 का परिचय अध्याय 1 के साथ ही देख लिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने इस श्रृंखला में आए पिछले वीडियोस को ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस अध्याय को देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। शीर्षक है राजनीतिक फैसले और विकास। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पहला पैराग्राफ है उसमें हमें क्या बताया गया है। इसमें हमें यह बताया है कि जो इस्पात होता है, यानी अंग्रेजी में कहें तो स्टील, इसकी विश्वव्यापी मांग बढ़ी। इससे क्या हुआ? इस मांग के बढ़ने से निवेश के लिहाज से उड़ीसा जो है वो एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभर कर सामने आया। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर जो लौह अयस्क है इसका विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन होना बाकी था। दोस्तों, उड़ीसा की जो राज्य सरकार है उसने क्या किया? लौह अयस्क की ये जो अप्रत्याशित मांग थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्वव्यापी मांग इस्पात की बढ़ने लगी थी, है ना, तो राज्य की सरकार ने जो लौह अयस्क की ये अप्रत्याशित मांग है इसको भुनाना चाहा। उसने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के जो इस्पात निर्माता थे उनके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। सरकार क्या सोच रही थी? सरकार का सोचना था कि इससे क्या होगा कि जो राज्य है उसमें ज़रूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार दोस्तों उड़ीसा के सबसे अधिक अविकसित इलाकों में हैं, ऐसे जो कि अभी विकसित नहीं हुए हैं उन इलाकों में, खास करके इस राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में है। अब आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा, है ना, और उनका ये डर ठीक भी है और आजीविका भी छिन जाएगी। दोस्तों, पर्यावरणविद जो है उनको इस बात का भी भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को क्या लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम हो जाएगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंच सकती है ना। तो ध्यान से समझिएगा। इससे पहले कि मैं आपको ये द्वितीय पैराग्राफ समझाऊं, आप देखिए स्क्रीन पर दाहिने ओर एक पृष्ठ की आकृति दी है। इसमें जानकारी है पोस्को प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू कार्यालय संवाददाता भुवनेश्वर की खबर है। जैसा लिखा है वैसा आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जहां पर ऐसा लगेगा कि रुककर समझाने की आवश्यकता है वहां आपको रुककर समझाया भी जाएगा। जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह लोग मांग कर रहे थे कि 1 साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द कर दिया जाए। धिंकिया, नुआगांव और गढ़ कुजंगा ग्राम पंचायत के 100 से भी ज़्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति ने किया था। अब द्वितीय पैराग्राफ को समझिए। ये कह रहा है कि ये जो उदाहरण है इसमें कई तरह के हित सक्रिय हैं, है ना। आदिवासियों का हित कह लीजिए आप, पर्यावरणविदों का कह लीजिए, है ना, या फिर कह लीजिए सरकार का। हम इन हितों को पहचान सकते हैं। इन उदाहरणों में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या हमको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या इस मसले को इस तरह से भी सुलझाया जा सकता है कि इससे जुड़े हुए सभी हितों को हम संतुष्ट कर सकें? हम जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो जाएगा। उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है? दरअसल किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाएगा? समझते हैं। इसके लिए हम देखते हैं इस शीर्षक को, जो है राजनीतिक टकराव।
इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ तो नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, जो मौजूदा पीढ़ी है उसके जो लाभ हैं, जो हित है, और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुला पर यहाँ पर मापना पड़ता है या पड़ सकता है। अब किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले तो जनता द्वारा लिए जाने चाहिए, है ना, या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर भी ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि दोस्तों जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप देखिए हमारे सामने एक प्रश्न है बॉक्स में, क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ? इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहाँ के राजनीतिक दल या कह लीजिए समूहों का हवाला देते हुए ऐसा कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या फिर समूह की जो विचारधारा है वामपंथी या दक्षिणपंथी रुझान वाली है। अब हमने ऐसा जिक्र ज़रूर ही पढ़ा है ना। दक्षिणपंथ या वामपंथ की बात कर लें तो शब्द से किसी राजनीतिक दल या समूह के बारे में ऐसा प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। दोस्तों, वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो कि गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। वहीं पे अगर दक्षिणपंथ की बात की जाए तो उन लोगों को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर ज़रूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब समझिए। आज़ादी के बाद दोस्तों अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए। इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या ऐसा कह लीजिए कि एक विज़न से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका भी निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा दोस्तों केंद्रीय संगठन ज़रूरी है जो पूरे देश के लिए योजना तैयार करे, योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? और अगर सामाजिक न्याय, ध्यान से समझिएगा, सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों के अगर आड़े आ जाए तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना सही होगा, उचित होगा? दोस्तों, इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव ही हुए हैं जो आज तक के चल रहे हैं, आज तक जारी हैं, और ऐसे फैसले लिए गए, उनके राजनीतिक परिणाम भी सामने आए हैं। इनमें आप कह लीजिए कि इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना ज़रूरी था। साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए समझते हैं विकास की धारणाओं को, कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को सबसे पहले। अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा का उदाहरण अभी हमने देखा। इससे हमें क्या पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के अलग अलग तबकों के लिए विकास के जो अर्थ हैं, जो मायने हैं, वो अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है।
आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद और उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा, है ना दोस्तों। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। समझने वाली बात यह है कि विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील या अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था। दोस्तों, आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के लिए दो मॉडल थे। पहला था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। यूरोप के अधिकतर हिस्सों की बात करें और संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ पर यही मॉडल अपनाया गया था। और दूसरा था समाजवादी मॉडल। इसे सोवियत संघ ने दोस्तों अपनाया था। अब हम इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, और ये भी जानते हैं कि दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था, है ना। उस वक्त हिंदुस्तान में दोस्तों बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं, बल्कि आप समझिए कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक भी शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवाद विकास के पैरोकार बहुत ही ज़्यादा कम थे। दोस्तों, आज़ादी के आंदोलन के समय एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी, झलक रही थी। अब राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार जो है अंग्रेज़ी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे, भिन्न होंगे। दोस्तों, आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी यही बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा जो है वो सरकार का होगा। नेताओं में इन बातों को लेकर तो बहस छिड़ गई। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे, तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सबसे अधिक ज़रूरी था। आप इस तस्वीर को देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा ली गई तस्वीर है। योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए नेहरू, आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। समझिए, योजना आयोग, यहाँ पर ऊपर लिखा है, बड़े खुशकिस्मत हैं ये लोग कि हम जैसे लोग इनके लिए विकास योजना बना रहे हैं। दोस्तों, पिछले साल हमने भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब पढ़ी थी। अब हमें यह बता सकते हैं क्या कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? दोस्तों, दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि योजना आयोग संविधान के द्वारा स्थापित बाकी आयोगों या दूसरे निकायों की तरह नहीं है। समझिएगा, योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे सादे प्रस्ताव के जरिए की। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें सिर्फ तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करता है। दोस्तों, जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी, उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए क्या कहा गया था? भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज रचना को बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हो। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे सर्वसामान्य की भलाई हो। और तीसरा, अर्थव्यवस्था का जो संचालन है वो इस तरह से नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाएं और जन सामान्य की भलाई इससे बाधित हो जाए। अब बात करते हैं नियोजन की, इसे भी समझिएगा। मतभेदों के बावजूद दोस्तों एक बिंदु पर भी सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता, है ना। सरकार के लिए क्या ज़रूरी है कि वह विकास का एक खाका या योजना तैयार करे। दोस्तों, दरअसल अर्थव्यवस्था के जो पुनर्निर्माण है अर्थव्यवस्था का, उसके लिए नियोजन का जो विचार था उसको 1940 और 50 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था
फिर खड़ी कर ली थी। और सोवियत संघ ने 1930 और 40 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। दोस्तों, इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। इस तरह देखेंगे तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी हमने अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति या फिर कह लीजिए कि बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश न हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 की बात है। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। दोस्तों, बॉम्बे प्लान की मंशा क्या थी कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो या फिर कह लीजिए कि वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। दोस्तों, भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आ गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बन गए। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, ये फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। अब बात करते हैं सबसे शुरुआती कदम की। सोवियत संघ की तरह दोस्तों, भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार क्या था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। चित्र को देखिए, नेवर से डाई। दोस्तों, योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनंदिन मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फ़ायदा क्या था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। 1951 की बात करें तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र के लोग मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चलाया। नियोजन को लेकर देश में जो गहमा गहमी पैदा हुई थी वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। दोस्तों, 1961 का समय आया जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना लेकिन इस वक्त के नियोजन का जो नयापन था वो एक हद तक मंद पड़ गया था। देखिए, 1961 की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जिक्र है उसके समय में ये माहौल बिल्कुल जारी रहा और जब चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी तो इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। दोस्तों, सरकार ने पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो उसको थोड़ी देर का विराम देने का फैसला कर दिया। हालांकि दोस्तों, इन योजनाओं की प्राथमिकताएं जो थी, प्रायोरिटीज़ जो थी और जो थी इसकी प्रक्रिया पूरी, उसको लेकर अनेक आलोचनाएं भी सामने आई। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पकड़ चुकी थी। अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। समझिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच की कोशिश देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जो विशेषज्ञ लोग जुटे थे उनमें एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील ये थी कि अगले 2 दशक यानी 20 सालों तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज़ माना गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चों से ज़्यादा हो। दोस्तों,
1950 के दशक में खर्च का स्तर समझिएगा बहुत नीचे था और इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार बहुत ही कम था। बहरहाल दोस्तों, नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। अब बात समझते हैं औद्योगिकरण की तेज रफ्तार की। दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में समझिएगा कि अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने ये योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल मंत्र क्या था? धीरज। लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में दोस्तों बदलाव की बातें तय की गई थी। सरकार ने ऐसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की ये जो नीति थी, इससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करें तो उद्योगों को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिली। दोस्तों, चूंकि इस अवधि में बचत और निवेश की बात करें तो दोनों ही बढ़ रहे थे, इसीलिए जो बिजली, रेलवे और इस्पात है, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग हैं, इनके सार्वजनिक क्षेत्र में इनको विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। बहरहाल दोस्तों, इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। दोस्तों, भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। समझिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आती है। कुछ अन्य लोगों का ऐसा मानना भी था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो ऐसा चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। इससे पहले कि हम अगला महत्वपूर्ण शीर्षक मुख्य विवाद पढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान स्क्रीन पर दिए गए इस बॉक्स पर दें। यह है विकेंद्रित नियोजन। यहाँ पर जो बताया गया है इसको मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीकृत ही हो। ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। बात करें केरल की, तो केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है, आयु प्रत्याशा बड़ी है और वहाँ शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। दोस्तों, केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। 1987 से 91 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान भी शामिल है। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सके। दोस्तों, केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हों। अब समझते हैं मुख्य विवाद को। तो समझिएगा दोस्तों, शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियाँ अपनाई गई ना, उन पर बड़े सवाल उठे। यहाँ हम ऐसे 2 सवालों की चर्चा करते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि बनाम उद्योग। हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं। क्या है यह सवाल? कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज़्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए, कृषि में या उद्योगों में? दोस्तों, कईयों का तो ये मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर था।
चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर इन्होंने भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, कई अन्य लोगों का सोचना क्या था कि औद्योगिक उत्पादन की जो वृद्धि दर है उसको तेज किए बगैर गरीबी के मकड़ जाल से छुटकारा तो नहीं मिल सकता। दोस्तों, इन लोगों का तर्क ये भी था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई थी। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी। नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ क्योंकि भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक राजनीतिक ताकत ज़्यादा थी। इसके अलावा ऐसे लोगों की एक दलील ये भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती तब भी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान नहीं कर पाती। अब समझते हैं निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र को। तो समझिएगा दोस्तों, विकास के जो दो जाने माने मॉडल थे, भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतया निजी क्षेत्र के भरोसे होता। भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बातों को ले लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया गया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये कार्टून आप देख रहे हैं, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विवाद दिखाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में केंद्रीय मंत्री और लाल बहादुर शास्त्री, अजीत प्रसाद जैन, कैलाश नाथ काटजू, जगजीवन राम, टीटी कृष्णामाचारी, स्वर्ण सिंह, गुलजारी लाल नंदा और BK केसकर आदि को यहाँ पर दिखाया गया है। देख सकते हैं आप। दोस्तों, खेती किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा और उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों से हुई। दोस्तों, आलोचकों का कहना क्या था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है और न ही निजी क्षेत्र के बढ़वार के लिए कोई उपाय किया गया है। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने दोस्तों ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा कर दिया और इन न्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ने कुछ ऐसी चीज़ों के आयात पर भी बाधा आयत की है जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिस्पर्धा विहीन है, यानी जहाँ पर कोई भी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं है। अब इसकी वजह से क्या, जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसके पास अपने उत्पादों की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको सुधारने या फिर कह लीजिए कि उन्हें सस्ता करने की जो है कोई हड़बड़ी नहीं रही, क्योंकि अब कंपटीशन ही नहीं है तो सुधार के लिए कोई जल्दबाजी भी नहीं है। सरकार ने दोस्तों अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी। इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी। कुछ ऐसे आलोचक भी थे दोस्तों जो क्या सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि भाई जनता की शिक्षा और चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च ही नहीं की। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल दोस्तों, सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की। इससे अतिरिक्त मदद गरीबों की होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के बाद भी फलस्वरूप एक नया मध्यवर्ग उठकर खड़ा हुआ जो बगैर खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह के साथ अन्य सुविधाओं को भोग रहा है। इस अवधि में गरीबी से ज़्यादा कमी नहीं आई। गरीबी में गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले कम हुआ हो, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब देखते हैं मुख्य परिणाम को, समझिएगा। आज़ाद भारत के सामने दोस्तों 3 मुख्य चुनौतियां थी। इनकी चर्चा यहाँ 3 अध्यायों में की गई है। इनमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई।
नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। शुरुआती दौर में ही दोस्तों इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की जो अक्षमता है एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास से जिनको फायदा पहुंचा था वे जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और इनके कारण हुआ ये कि जो सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना था वो हो गया और भी ज़्यादा कठिन और मुश्किल। अब समझते हैं बुनियाद को। दोस्तों, नियोजित विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। कौन सी बात? कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं जो हैं वो इसी अवधि में शुरू हुई। इससे सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुए। इस दौर में दोस्तों परिवहन और संचार की अगर बात करें तो इसके एक आधारभूत ढांचे में भी काफ़ी इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई। और अगर बात करें इसके बाद के समय की तो इसके बाद के समय में भी दोस्तों कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचना हुई। फिर भी समझिए कि बाद के समय की आर्थिक समृद्धि, जिसमें जिक्र आता है निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि का कि वो भी शामिल है, इस बुनियाद के बगैर संभव बिल्कुल नहीं हो पाती। अब बुनियाद को समझने के बाद समझते हैं भूमि सुधार। लेकिन उससे पहले समझिए सरकारी प्रचार गांव तक पहुंचा। एक तरह से शिवपालगंज में दीवारों पर चिपके या लिखे हुए विज्ञापन वहां की समस्याओं और उनके समाधानों का सच्चा परिचय देते थे। मिसाल के लिए समस्या थी कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उपजाते। इसका समाधान यह था कि किसानों के आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाए। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते तो देश के लिए करो। इसी से जगह जगह पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्तकारों से देश के लिए अधिक अन्न पैदा कराना चाहते थे। लेक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्तकारों पर बड़े ज़ोर से पड़ता था और भोले से भोला काश्तकार भी मानने लगता था कि हो न हो इसके पीछे भी कोई चाल है। शिवपालगंज में उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन खास तौर से मशहूर हो रहा था जिसमें एक तंदुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में बालियां लटकाए और बदन पर मिर्जई पहने गेहूं की ऊंची फसल को हंसिए से काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई अपने आप से बहुत खुश कृषि विभाग के से अफसरों वाली हंसी हंस रही थी। नीचे और ऊपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था अधिक अन्न उपजाओ। मिर्जई और बाली वाले काश्तकारों में जो अंग्रेजी के विद्वान थे उन्हें अंग्रेजी इबारत से और जो हिंदी के विद्वान थे उन्हें हिंदी से परास्त करने की बात सोची गई थी। और जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते थे वे भी कम से कम आदमी और औरत को तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसती हुई औरत की तस्वीर को देखते ही वे उसकी ओर पीठ फेर कर दीवानों की तरह अधिक अन्न उपजाना शुरू कर देंगे। श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का एक हिस्सा है। इस उपन्यास का कथाकाल 1960 के दशक का है और कथा भूमि है उत्तर प्रदेश का एक गांव शिवपालगंज। अब समझते हैं दोस्तों भूमि सुधार को। जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के दोस्तों गंभीर प्रयास हुए और इनमें मैं आपको बता दूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण आप कह लीजिए और सफल प्रयास है वो जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। इसके बारे में तो हमने पुरानी फिल्मों में भी देखा है ना। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के ज़माने से चली आ रही थी। कौन सी? जमींदारी प्रथा। इस साहसिक कदम को उठाने से ज़मीन उस वर्ग के हाथ से बिल्कुल मुक्त हो गई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे राजनीति पर दबदबा कायम रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी। ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा दोस्तों। भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम पर रख सकता है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने इस कानून का तोड़ खोज लिया। ठीक इसी तरह जो काश्तकार किसी और की ज़मीन बटाई पर जोत बो रहे थे उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इस कानून पर शायद ही कहीं अमल हुआ। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं खाद्य संकट
का ये बॉक्स जिसमें जानकारी दी है, समझिएगा। समय है 1960 का और कहा गया है कि 1960 के दशक में जो कृषि है उसकी दशा बद से बदतर होती गई। 1940 और 50 की बात करें तो इसी समय के दशक में ही खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से जैसे तैसे अपने को ऊपर रख पाई थी। 1965 से 67 के बीच ऐसा समय आया जब देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा। इसी अवधि में भारत ने 2 युद्धों का सामना किया और उसे विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इन सारी बातों के कारण खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। देश के अनेक भागों में अकाल जैसी स्थिति आ गई। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज़्यादा विकराल था। यहाँ स्थिति लगभग अकाल जैसी ही हो गई थी। बिहार के सभी जिलों में खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर था। इस राज्य के 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्य स्थिति की तुलना में आधी से भी कम थी। इनमें से 5 जिले अपनी सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 की अनाज उपजा रहे थे। खाद्यान्न के अभाव में दोस्तों कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला और इसने गंभीर रूप धारण कर लिया। अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो गया था। जबकि बात करें तो एक सामान्य आदमी के लिए रोज़ाना 2450 कैलोरी के आहार की ज़रूरत होती है। 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गई थी। इन वर्षों के दौरान दोस्तों बिहार में उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमतें भी काफ़ी बढ़ी। अपेक्षाकृत समृद्ध पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल बिहार में दुगने अथवा उससे भी ज़्यादा दामों में बिक रहे थे। सरकार ने उस वक्त जोनिंग या कह लीजिए इलाका बंदी की नीति अपना रखी थी। इसी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था। इस नीति के कारण उस वक्त बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता में भी भारी गिरावट आई थी। ऐसी दशा में समाज के सबसे गरीब तबके पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ी। दोस्तों खाद्य संकट के कई परिणाम हुए। सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा और विदेशी मदद खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका की भी स्वीकार करनी पड़ी। अब योजनाकारों के सामने पहली प्राथमिकता तो यही थी कि किसी भी तरह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए। पूरी योजना प्रक्रिया और इससे जुड़ी आशा तथा गर्वबोध को इन बातों से एक धक्का भी लगा। अब समझते हैं इस पैराग्राफ को जो दिया हुआ है हमारे सामने। कृषि की बेहतरी और खेतीहर जनता की भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो, लेकिन भूस्वामी बहुत ताकतवर थे। इनका राजनीतिक रसूख भी था। इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके या कानून बनने पर महज कागज़ की शोभा बढ़ाते रहे। इससे पता चलता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ही अंग होती है। इससे यह भी जाहिर होता है कि शीर्षस्थ नेताओं की भलमनसाहत के बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग ही हमेशा नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है। अब समझते हैं हरित क्रांति को। दोस्तों खाद्यान्न संकट की इस हालत में समझिएगा देश पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका तो बढ़ गई थी। भारत में विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था भारत भी, और खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी। इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी, जहां के किसान समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम हैं वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है।
इस प्रक्रिया में दोस्तों धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, फ़ायदा हुआ। हरित क्रांति से खेतीहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में भी बढ़ोतरी हुई। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण भी तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों की बात करें तो ये कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रहे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो ये हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो गया। इससे क्या हुआ, देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हो गई। और दूसरे, हरित क्रांति के कारण कृषि में मझोले दर्जे के जो किसान थे, यानी मध्यम श्रेणी के, उनको भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। इन्हें बदलावों से फ़ायदा हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, श्वेत क्रांति पर एक नज़र डालते हैं। अटरली बटरली डिलीशियस का जुमला हमने ज़रूर सुना होगा और वह खुशगवार तस्वीर भी देखी है जिसमें एक छोटी सी बच्ची के हाथ में मक्खन लगा टोस्ट है ना। हम अमूल के विज्ञापन की बात कर रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि अमूल के उत्पादों के पीछे सहकारी डेयरी फार्मिंग की एक पूरी कथा छुपी हुई है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध और विपणन परिसंघ की विकास कथा में केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत करी। गुजरात का एक शहर है आणंद। सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर में कायम है। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हैं। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल नाम का यह सरकारी आंदोलन अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल है। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। बहरहाल ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी आमदनी बढ़े और गरीबी दूर हो। सहकारी दूध उत्पादकों की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। महिला सहकारी डेयरी के जमातों में भी इजाफा हुआ है। अब समझते हैं बाद के बदलाव को। समझिएगा, 1960 का दशक, इसके अंत में भारत के आर्थिक विकास की बात करें तो कथा में एक नया मोड़ आता है। 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट से घिरने लग गई। इंदिरा गांधी जननेता बनकर उभरी। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं आयद हुईं। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार का विचारधारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। इन बदलावों को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्म बहसें चली। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चली। बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। दोस्तों, नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन इसके महत्व में कमी आई। समझिए, 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र या कह लीजिए नौकरशाही के प्रति शुरू में लोगों में गहरा विश्वास था, लेकिन बदले हुए माहौल में ये विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देखकर नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया और इस बदलाव के बारे में हम पाठ्यपुस्तक के आखिरी हिस्से में भी जानेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी ही हम भुखमरी और अभाव से पार पा लेंगे। इस बीच थोड़े चने चबाने के काम
से काम चलाइए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय ज़रूर समझ में आया होगा और ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, साझा करें अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।